तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक कोलिजन को डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हम एक नया पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे बोलेंगे यूज ऑफ बोर्स मॉडल टू डिफाइन हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए कि अभी जो हमारा बोर मॉडल था, अभी उसमें दो पोस्टुलेट हमने पढ़े थे। कौन कौन से? सबसे पहला तो हमने पढ़ा था कि बेसिकली बोर मॉडल में डिफाइन क्या किया गया था कि ये अपना न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक। और अगर ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, अपना इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है, तो मैं एक बात जानता हूँ कि सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए, जो कि फोर्स क्या होता था? सेंट्रीपिटल फोर्स होता था। तो हमने ये बोला था, बोर्ड ने ये बोला था कि बेसिकली, बोला तो किसने था? रदरफोर्ड ने बोला था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस सर्कल में मूव करता है तो उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड किया जाता है इनके बीच का कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब के जेड ई स्क्वायर, और ये डिस्टेंस अगर हमने आर मान ली तो आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आप यहाँ पर एम भी लगा सकते हैं NH3 की अगर बात की जाए। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था अपना। और सेकंड हमने क्या बोला था कि एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये दो बातें हमने डिस्कस की थी किसमें? बोर मॉडल में। पहला क्या बोला था कि अगर एक हमारा चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके लिए जो सेंट्रल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? वो प्रोवाइड कराएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने क्या लिखा? के जेड ई इंटू ई, मतलब के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और सेकंड पोस्टुलेट ये था। अब कई बार क्या होता है, हाइपोथेटिकल क्यों बोला गया? क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे गिवन हो, कैसे? ध्यान से, पहले ये नोट कर लो, ये तो खैर पता ही है बट चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूं। आपको जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U, वो एक फंक्शन ऑफ R है सपोज। तो अगर आपको याद हो अपना वर्क पावर एनर्जी, तो अपने को पता है F इज इक्वल टू होता था माइनस डी यू अपॉन डी आर, ठीक। माइनस साइन फिर सेंटर की डायरेक्शन में तो हम इसको ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी ऐसी गिवन है जो डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे? उसको डिफरेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में। ध्यान सुनना मेरी बात को, आपको कैसे आंसर तक पहुंचना है। अगर आपको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन गिवन है, तो आपको क्या करना है? उससे क्या फोर्स निकाल सकते हो? बिल्कुल। कैसे? उसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो उससे फोर्स निकल आएगा। और ये फोर्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा? हाइपोथेटिकल जो एनर्जी लेवल डिफाइन करना है, ये फोर्स उसमें क्या आपको प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने पर जो फोर्स मिलेगा उसे आपको किसके इक्वल कराना है? एग्जैक्टली एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल कराना है। और जैसे एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल कराओगे, सेकंड आपको ध्यान रखना है कि सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई रखना है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे इस तरह का, ठीक है। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ये हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल को डिफाइन करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गिवन होता है, नहीं गिवन होगा तो आपको कैसे पहचानना है कि जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी एक फंक्शन है डिस्टेंस का, देन कैलकुलेट द टोटल एनर्जी लेवल या कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट, तो आप समझ जाना कि आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। हमेशा कहीं भी फंसोगे ही नहीं। क्लियर है? आपको क्या ध्यान रखना, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी अपने पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है जो डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है और आपसे बोला गया कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, तो आपको क्या करना है? उस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स मिलेगा। और ये फोर्स का काम क्या होगा? ये फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पर जो भी क्वांटिटी आएगी उसे हमें इक्वेट कराना है एम वी स्क्वायर बाय आर के। और सेकंड जो बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट था, दैट इज एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इन दो इक्वेशन की हेल्प से आप इसकी टोटल एनर्जी निकाल पाओगे, ठीक है। तो स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो और फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा दो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन स्टॉप। अब ये क्वेश्चन देखो आपको गिवन है। सपोज पहले आप स्क्रीन स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, मैं एक बार रीड कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस r is given by minus ke square upon 3r cube.
यूज बोर्स थ्योरी ऑफ टू फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल इन दिस एटम। ठीक, अब आपको क्या सिखाया था कि आपको करना क्या है, आपको जो भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है उसे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने से आपको क्या करना है, आप बोलोगे एफ इक्वल होता है डी यू बाई डी आर, मतलब ये जो फोर्स आया ये किसको क्या चीज प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हो, एंड फर्दर उसे प्रोसेस करके टोटल एनर्जी निकाल दो। आपका टारगेट है टोटल एनर्जी निकाल। इसका मतलब जो है ना, टू फाइंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। ठीक, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर। अब माइनस साइन को छोड़ भी सकते हो, इसको भी और इस माइनस साइन, क्योंकि आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड लेना है। क्लियर, तो बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लस कर देता हूं मैं उसे, के ई स्क्वायर। अब देखो आर की पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा आर की पावर माइनस 3, आर की पावर माइनस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 3 आर की पावर 4। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो फोर्स आया वो फोर्स आया के ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। पहले आप ये अच्छे समझो, और ये किस रेडियस में चल रहा होगा, nth रेडियस में चल रहा होगा, तो आप चाहो तो यहाँ n लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? डिफरेंशिएट करना तो आई होप आपको 12th के स्टूडेंट हैं आता ही होगा, है ना। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ओके, अब क्या लिखेंगे, अब लिखना है अपने को सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड क्या था, एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। अब आप क्या करो, अच्छा पहले इस चीज को थोड़ा सा, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स किसकी इक्वल है, ये फोर्स इक्वल है एम वी स्क्वायर बाय आर एन के। ठीक है, ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, तो हमने उसे आर एन लिख दिया। यहां से वी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहां से वी एन का वैल्यू उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है और फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है। देखो स्क्रीनशॉट पर ये नोट तो नहीं, हटा रहा हूं इसको। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, चलो खैर, तो ये आर क्यूब रह जाएगा बस। तो यहाँ से एम ये हटा के जैसे आर क्यूब रह जाएगा। वी एन का वैल्यू क्या रहा, ये रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन, और उसका क्या चलेगा, स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर एन का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इनको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी अपने को। हाफ एम वी स्क्वायर वी एन की अपने को जरूरत पड़ेगी क्या, चलो इसको लिखा रहने दो, कुछ गड़बड़ हो जाए बाद में। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर एन का वैल्यू चाहिए ना अपने, तो ये स्क्वायर, ये ठीक है, चलो लिख लेते हैं एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर एन का क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आर एन इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एन इज इक्वल टू आ गया के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये आपका देखो रेडियस का फॉर्मूला आ गया, जैसे वहां क्या था, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक उसी तरह से यहाँ पर आर एन का एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। क्लियर है? कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो, ये आप देखते रहना। ठीक, चलो अब हमें निकालनी थी टोटल एनर्जी। तो मुझे एक बात क्लियर है, इन दो इक्वेशंस को मैं इसलिए हटा रहा कहीं यूज आ जाए तो अपने को फिर वापस से ना देखना पड़ जाए। ठीक है,
तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमें क्या चाहिए था, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी एन स्क्वायर। अच्छा याद होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस, माइनस का क्या था यार, के ई स्क्वायर अपॉन 3r³ यही था। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो यार, सिंप्लीफाई काफ़ी टफ होगा। आर एन का वैल्यू ये वहाँ रखना है और ये वैल्यू यहाँ रखना है। चलो खैर करना तो पड़ेगा ही। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अब जो कैलकुलेशन बचा और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा m/2 इंटू वी एन स्क्वायर। अब वी एन कहाँ रहा है, ये, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई, नहीं 2 पाई स्क्वायर करना है ना इसका, तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर एन का स्क्वायर माइनस ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन 3r n का क्यूब। अब इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पर आर एन की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फर्दर इसको पूरे को सिंप्लीफाई किया सकता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट करके इतना नोट कर लो और चाहो तो सिंप्लीफाई आगे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसे नोट करो। क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको और सिंप्लीफाई करना तो अगला क्वेश्चन उसके बाद करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करना तो ये किया सकता है, आपको अगर याद हो तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट आंसर जिस फॉर्म में दिया होगा वैसा लाना है अपने को। तो ये था एम वी एन स्क्वायर बाई आर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये था बेसिकली। ये काइनेटिक एनर्जी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी थी। आपको याद हो तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था वहाँ पर अभी क्वेश्चन में, तो वो एम वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करके लास्ट में इसका आर एन का वैल्यू रहो तो एक ही बात है। खैर उससे कोई परेशानी नहीं होने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ही है वो, है ना, कैसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करो कि आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है माइनस के ई एल एन आर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। और फाइनली सिर्फ इसमें हमें क्या निकालना है, आर एन निकालना है, इसमें टोटल एनर्जी नहीं पूछी मैंने। तो देखो क्या करेंगे, प्रोसेस बिल्कुल पहले के जैसे ही होगा। प्रोसेस में क्या करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो हम इससे क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर, मतलब माइनस का के हटा दो उसको, एल एन एक्स एल एन आर का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स से क्या होगा 1/x, तो क्या हो जाएगा के ई बाय आर एन। और इस फोर्स को किसके इक्वल करा सकते हो, ठीक, यहां से आर एन तो कैंसिल आउट हो गया, तो वी एन इज इक्वल टू क्या होगा, वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के ई। इक्वेशन 1 बना दो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। बस यहाँ से आर एन का सॉरी वी एन का वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वी एन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, वी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। ये वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इसका स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू के ई। और कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ सही है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम के ई का अंडर। वैसे जो भी है वो आंसर कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिकॉइल स्पीड। अब रिकॉइल स्पीड क्या होता है उसको ध्यान समझें कि अपना जब नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इसी तरह से
यहाँ पर अपना क्या न्यूक्लियस हो गया, ये अपना n=1 और ये अपना हो गया n=2। अब कोई इलेक्ट्रॉन जब n=2 से 1 में आता है तो क्या एमिट करता है, वो एक फोटोन एमिट करता है। ये बात हमें क्लियर है। अब सोचो अगर किसी भी चीज से कोई चीज निकली, इजेक्ट हुई और नेट फोर्स तो 0 है, ये ट्रांजिशन हम तो नहीं कराते, तो इस पर नेट फोर्स क्या है 0, और अगर नेट फोर्स 0 तो मोमेंटम क्या होना चाहिए कंजर्व। तो अगर एक फोटोन निकला, किसी चीज से कोई चीज इजेक्ट हुई, तो दूसरी चीज जैसे आप गन है, गन फायर करते हो तो बुलेट आगे जाती है तो गन कहाँ जाती है पीछे, जो पीछे जाती है इसे बोलते हैं रिकॉइल स्पीड। ठीक है, जिस फोर्स से जिस स्पीड से वो पीछे जाएगी दैट इज नोन एज रिकॉइल स्पीड। क्लियर है। सोचो अगर एक एटम से एक फोटोन बाहर इजेक्ट हुआ तो एटम कहाँ मूव करना चाहिए, पीछे की तरफ कहीं तो मूव करना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, तो उसकी ही रिकॉइल स्पीड को डिस्कस करने वाले हैं हम। क्लियर है। ओके, तो एक बात मैं क्लियरिटी से बोल सकता हूँ कि मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करोगे आप, और मोमेंटम कंजर्वेशन से आप क्या अप्लाई कर सकते हो, फोटोन की एनर्जी। अब फोटोन की एनर्जी क्या होती है, सॉरी फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, याद है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल नोन एज फोटोन हुज एनर्जी इज गिवन बाय hc/λ, और मोमेंटम किससे लिखेंगे h/λ। आप अभी के लिए याद रखो कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो चाहो तो पेज के टॉप पे लिख लो, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो होता है h/λ। ठीक, तो हम लिखेंगे फोटोन का मोमेंटम h/λ इज इक्वल टू किसका मोमेंटम, न्यूक्लियस का, तो हम लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू वी आर इज वॉट, रिकॉइल स्पीड। तो यहां से रिकॉइल स्पीड इज इक्वल टू हो गई हमारे पास वी आर इज इक्वल टू h अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू लैम्डा। जैसे भी इक्वेशन 1 अभी रटना और इसको समझना अच्छे से, ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा क्या है, क्या एनर्जी कंजर्व है, बिल्कुल एनर्जी कंजर्व है, तो आप क्या लिखोगे, अच्छा सोचो जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आता है और ये मान लो हाइड्रोजन टाइप एटम है, ठीक, आप कोई और होता तो और होगा, उसके लिए फॉर्मूला ही बनाएंगे, टेंशन मतलब पहले फील कर लो उसको, फिर जनरलाइज फॉर्मूला ही बना देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड स्पीड होगी हमारी। अब एनर्जी क्या होगी, फोटोन न्यूक्लियस की एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू v² प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज hc/λ इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स है क्या, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फिक्स नहीं है, क्यों, ये एनर्जी तब है जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जब मारे, अगर जो 3 से 1 में होता तो आप ये 10.2 की जगह क्या लिखते हैं, आप इस 10.2 की जगह पर लिखते 12.09, और ये 10.2 भी आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि हाइड्रोजन लिया आपने, बेसिकली 2 और 1 की एनर्जी है गैप। अब कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ भी, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप किया है तो उसके लिए 2 से 1 का एनर्जी गैप क्या होगा, निकाल के बताओ, कि बता सकते हो, हाँ, तो बस वो याद रखना है। अच्छा, दो चीजें हैं, ध्यान समझना, एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, और दोनों ब्लास्ट हुए, तो जो हैवी पार्टिकल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना पार्ट पहुंचेगा, क्या बहुत कम। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो चीज़ें होती हैं और दो चीज़ें एक ही चीज़ होती है वो दो पार्ट में ब्रेक होती है, बट एक का मास बहुत ज़्यादा और एक का मास बहुत कम हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, जो लाइट वाला होता है, और जो हैवी होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इसी तरह से जब हमारे न्यूक्लियस से ये फोटोन इजेक्ट हुआ तो फोटोन का मास क्या होगा, बहुत कम, किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के मास के कंपैरिजन। तो बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन लेके चला जाएगा, हमारा फोटोन लेके चला जाएगा, और हम ऐसा मान सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0। क्लियर है। तो यहाँ से h/λ का वैल्यू हमें कितना मिल गया, h/λ का वैल्यू मिल गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी, और ये वैल्यू उठाकर हम अगर यहाँ रख दें तो रिकॉइल स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन h/λ का वैल्यू निकालिए ना, मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू सी, ये आपके पास रिकॉइल स्पीड आ गई। लेकिन अभी रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले आप ये नोट करो फिर आगे की मैं बात बताता हूँ। अब रिकॉइल है तो क्या एक तरह की स्पीड है, तो
उसका आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में आंसर लाना है तो ध्यान समझना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी जूल में। कैसे बताता हूँ, जूल अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस रखना पड़ेगा केजी में, और लाइट की स्पीड तो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। जूल की यूनिट क्या होती है, जूल बेसिकली किसकी यूनिट है, एनर्जी। एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मतलब जूल को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान समझना, जो mv स्क्वायर को लिख सकता हूँ, मतलब केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी मीटर पर सेकंड। इससे ये सब कैंसिल आउट होगा, तब जाके आंसर मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर मेरी बात। अब इतना जो कुछ हमने पढ़ा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ फील के लिए था। याद क्या करना है, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। ध्यान से देखें, हमने अभी भी देखा था कि मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू रिकॉइल स्पीड इज इक्वल टू मोमेंटम हो गया था ये h बाई लैम्डा। तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू लैम्डा। अब यार लैम्डा का फॉर्मूला 1 लैम्डा का फॉर्मूला था आर जेड स्क्वायर वाला। तो वी आर का जो जनरलाइज फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो याद रखना है h अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो आप इसमें स्टॉप करें। इस फॉर्मूले को आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ध्यान समझे। अगर आपको याद हो तो आर एच सी का वैल्यू हुआ करता था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13.6 अपॉन सी। ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 बाय मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, और अगर रेडवर्क के फॉर्म में याद रखना है तो ये वाला याद रख लो, कोई भी याद रख सकते हो। अब इसको याद करो, आपका जो अभी रिकॉइल स्पीड आया था कुछ देर पहले जो फील से किया था, वो आया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू सी। ये आया था किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ था, 2 से 1। देखते हैं 13.6 जेड कितना हो गया, हाइड्रोजन के लिए 1, ये तो 1 आ गया, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 बाय 4 दैट इज 3/4 है ना। 3/4 इसे सिंप्लीफाई करोगे जब आप, तो सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा, 10.2। 13.6 इंटू 3/4 तो कितना हो जाएगा 3.4। 3.4 इंटू 3 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो फॉर्मूला ये फील वो थी, तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, फील भी ध्यान रखें। ठीक है, चलो इसके आगे फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।